ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करें कि ईओआई का प्रोसेस होता क्या है। यमुना पे क्या था कि यमुना एक्सप्रेसवे बहुत टाइम से बना था, लेकिन उस वहाँ पर कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से वहाँ का प्राइस जल्दी अप्रिशिएट हो। नोएडा के अंदर अब सब कुछ कॉस्टली ही है। प्राइस थोड़ा टेक्निकल मैं चाहती हूँ कि आप डेटा ड्रिवन बताएं कि 2020 से 2025 तक प्राइस में कितना अप्रिसिएशन हुआ है ऑन अ ग्राउंड लेवल। अभी जेकब एंड को आया है, एली साहब आए हैं, अभी कोई बड़ी बात नहीं, आपको थोड़े दिनों में एलवी है, अरमानी, ये सब यहीं पे देखने को मिलेंगे हाउसिंग में। थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि यार क्यों बढ़ रहा है, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें लगता है कि इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं फिर वो भी ले लेते हैं। सर अगर हम मार्केट की बात करें तो कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट, एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है, सारा यही है। और उसमें भी ये है कि आप बिल्डर अब आज की डेट में कोई ऐसे नहीं करता कि पहले से आपसे पैसे लेंगे। आपका चेक तभी क्लियर होता है सारी क्लैरिटी के बाद। पहले क्या होता था, पहले मॉल बहुत कम होते थे या हॉस्पिटल कहीं कहीं होते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से नोएडा अथॉरिटी ने मास्टर प्लान को बनाया है तो उसका पर्पस ही यही था कि हर एक जगह का अपना इकोसिस्टम। आपको लगता है एनबीसीसी टेक ओवर कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को? तो यू मीन टू से कि अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई फ्यूचर स्कोप नहीं है? नोएडा में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। Hello everyone, welcome back to another podcast. A podcast where we talk to real people about real life journeys and real life experiences. अगर आप भी नोएडा में या नोएडा के आसपास इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं बट कंफ्यूज्ड हैं कि अभी रुक जाएं, अभी लें या अभी वेट करें, तो ये एपिसोड आप सभी के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक देखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं नोएडा के रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जो हमें काफी सारी इंसाइट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए बात करते हैं मिस्टर हिमांशु सर से, जो एक रियल्टर हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और नोएडा की मार्केट को बहुत अच्छे से इन एंड आउट समझते हैं। सो सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू अरीना। तो सर, पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी थी आपकी जर्नी के बारे में, आप रियल एस्टेट में कैसे आए। इस बार मैं चाहती हूँ ऑडियंस को बताएं कि नोएडा की रियल एस्टेट मार्केट फिलहाल कैसी चल रही है। तो कैसी चल रही है मार्केट? मार्केट इज गोइंग गुड राइट नाउ एक्चुअली। अब नोएडा की मार्केट तो बहुत प्रीमियम होने वाली है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ब्रांडेड रेजिडेंसीज की तरफ मूव हो रहा है मार्केट, क्योंकि नोएडा के अंदर लोगों को पोटेंशियल दिख रहा है, बिल्डर्स को भी पोटेंशियल दिख रहा है और बायर्स को भी पोटेंशियल दिख रहा है। जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एनआरआईज, एचएनआईज, वो सब लोग आज की डेट में नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रहने के पर्पज से भी। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सिटी समझते हैं वो लोग नोएडा को, क्योंकि जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो बहुत ही अच्छा है नोएडा का, एज कम्पेयर टू गुड़गांव। मतलब गुड़गांव भी है अच्छा, लेकिन उससे बहुत बेटर नोएडा है। फिर आने वाले टाइम की जो चीज़ें हैं, जैसे फ्यूचर में यमुना एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा अपने आप में बन जाएगा, जेवर एयरपोर्ट है, फिल्म सिटी है, मेट्रो कनेक्टिविटी को एक्सपेंड किया जा रहा है, कॉरिडोर्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो उस पर्पज़ से लोग नोएडा में स्टे करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। एक्सप्रेसवे की वजह से वेल कनेक्टेड है, वेल ग्रीन है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है नोएडा के अंदर। मतलब मैं खुद गाजियाबाद में रहता हूँ, मैंने लास्ट टाइम बताया था, बट नोएडा इज माय फेवरेट सिटी। यस, यू वांट टू इन्वेस्ट इन नोएडा जितना हो exactly. सकता है। तो ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ रही हैं इस वजह से नोएडा के अंदर, जो नॉर्मल डेवलपर्स भी हैं, हाँ जी, जो लोकल डेवलपर्स थे यहाँ के पुराने, तो उन लोगों को उनके रेट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो लोग अच्छे से एप्रिसिएशन दे पा रहे हैं क्लाइंट्स को, क्योंकि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। रेट्स मतलब रेगुलरली बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ना ही ऐसा है कि रुक रहे हैं। जैसे अब पहले नोएडा में 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोग सोचते थे कि ये बहुत महंगा है। फिर M3M आया तो उसने 17,000 का रेट खोला, तो उस पर भी लोगों ने लिया। फिर उसके बाद से मार्केट रुक नहीं रही है। उसके बाद से मैक्स आ चुका है, और अब तो M3M, जेकब एंड को आ गया है, एली साहब आ चुके हैं, अभी और भी बड़े बड़े नाम आने वाले हैं, मैं बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे होने वाले हैं नोएडा के अंदर जो बहुत बहुत बड़े ब्रांड्स के संग टाई अप होके इसी तरह से ब्रांडेड रेजिडेंसीज आती रहेंगी। मुझे और ऐसा भी लगता है सर कि नोएडा के लोगों के ना, मतलब बायर्स ने स्पेसिफिकली, वो इस इमोशनल बाइंग फेज से बाहर आ चुके हैं। वो प्रैक्टिकल होकर और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के से ज्यादा सोच रहे हैं। तो पहले लोग किस बेसिस पर इन्वेस्ट करते थे नोएडा में और अब किस बेसिस पर कर रहे हैं? लोग पहले क्या होता था, पहले लोग ना नोएडा में सिर्फ घर लेने की सोचते थे, और पहले नोएडा को बजट हाउसिंग के नाम से समझते थे लोग कि बजट हाउसिंग लेना है तो नोएडा में जाते हैं, क्योंकि तब इनिशियल फेज था नोएडा का भी डेवलपमेंट का। बहुत सारे हाई राइजेस डिलीवर तब हुए नहीं थे, स्टार्ट ही हुए थे, तो उस समय लोगों को इतना आइडिया नहीं होता था। अच्छा, हाई राइज का एक्सपीरियंस नोएडा के अंदर और इस तरफ दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत कम ही टाइम से है लोगों को। जैसे बॉम्बे में बहुत पहले से चल रहा है,
बट यहाँ पे क्या है कि अभी शुरुआत हुई है, 10-15 सालों में कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता ना, लोग बिल्कुल। एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और पहले तो आपको पता ही है, प्रोजेक्ट डिलीवर होने में 7-7 साल लगा थी बिल्डर्स ने। आज की कई डेट में बिल्डर्स तो अभी भी करते हैं। खैर अब तो बहुत कम हो चुका है ऐसा, अब तो मार्केट बहुत फिल्टर हो चुका हम्म, है। तो क्या है कि पहले लोग केवल ये चाहते थे कि घर मिल जाए, बट बिल्कुल। जैसे जैसे अब लोगों का, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की ग्रोथ बढ़ रही है, अब लोगों को घर के साथ साथ टेस्टफुल हाउस प्लस लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड, लग्जरीज। हाँ लग्जरीज, स्टेटस सिंबल, बिल्कुल। अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग बायर्स। हम्म, आज भी जिनको केवल घर चाहिए तो उनका सेगमेंट अलग है बिल्कुल। आज भी बहुत से बायर आज भी हैं जो फर्स्ट होम बायर है, वो सिर्फ घर लेना चाहते हैं, बिल्कुल। उनको बाकी फैसिलिटीज से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऐसे ब्रांड नेम से फर्क पड़ता है। हम्म, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत टाइम से, उनकी पॉकेट्स बहुत अच्छी हैं, तो वो लोग तो फिर ब्रांडेड हाउसिंग की तरफ ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको हम एक्सपीरियंस ब्रांडेड करना चाहते हैं। क्योंकि हम ब्रांडिंग हाउसिंग की बात कर रहे हैं सर, तो मैंने बड़ा कंफ्यूज माइंडसेट देखा है लोगों का, क्योंकि प्रीमियम में भी काफी सारे सब डिविजन्स हैं, लग्जरी भी है, तो बड़े प्राइसेस अलग अलग हैं सबके। तो किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना सबसे बेटर है आपके अकॉर्डिंग? देखो आज की डेट में क्या है कि नोएडा में एक तो सभी लग्जरी है, कोई नॉन लग्जरी तो कोई बना ही नहीं रहा सही है, बात क्योंकि है। प्राइजेज ऐसे हैं। जी। अब प्राइजेस जब ज्यादा होते हैं तो लग्जरी बोलना और उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना भी मैंडेटरी है। ठीक है। अब नोएडा के अंदर ऐसा नहीं है, नोएडा के अंदर बहुत ज्यादा सेगमेंट नहीं है, नोएडा के अंदर अब सब कुछ कॉस्टली ही है। हम्म, अगर आप एक्सप्रेसवे बेल्ट की बात करोगे तो वहां पे 22-23 हज़ार रुपए से कम का रेट नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। और 40 हज़ार रुपए तक का है। ट्रम्प टावर है वो 40 हज़ार रुपए का रेट है। अब जेकब है और एलिसा वगैरह है, सब 30,000 के अराउंड रेट है इनके, ठीक है। 35,000 के। तो अब आने वाले टाइम में तो ये तो सस्ता तो हुआ ही नहीं है, ये बिल्कुल तो प्रीमियम ही हुआ। प्रीमियम ही है। मैक्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भी ईओआई चला रहा है, 27,000 का रेट है उसका। तो सारा कुछ प्रीमियम है। तो ठीक है। अब जो नॉर्मल सेगमेंट है उसके लिए केवल एनबीसीसी का ऑप्शन बचता है, क्योंकि एनबीसीसी की डील्स कंपैरेटिव टू मार्केट वो थोड़ा सा उनका प्राइस कम होता है, ठीक है। क्योंकि वो उसको सुप्रीम कोर्ट मैनेज कर रहा है, बहुत सारी चीजें। तो नोएडा में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। नोएडा में अगर किसी को प्रॉपर्टी बाय करनी है तो फिर वो महंगा ही ऑप्शन है, या फिर वो लोग पुरानी जो प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल नोएडा में हो गए या एक्सप्रेस वे पे हो गए, उनमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और वो भी रहने के पर्पज से, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज मैच्योर हो चुकी हैं आज की डेट में, जिन्होंने 3,000-4,000 में पहले बाय तो किया यू हुआ है। मीन टू से कि अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई फ्यूचर ना स्कोप ना, नहीं है? नोएडा में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब नोएडा में नहीं है। नोएडा इज नॉट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग राइट नाउ। अब तो मतलब तो नोएडा वो वाले लोग कहाँ जाए जिनको बजट में घर चाहिए? वो लोग गाजियाबाद में ले सकते हैं। गाजियाबाद में स्टिल अफोर्ड कर सकते हैं लोग। गाजियाबाद हो गया, राजनगर एक्सटेंशन हो गया, NH24 की साइड हो गए, क्योंकि अब तो यमुना एक्सप्रेसवे भी बहुत महंगा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो भी आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पे भी अप्रोक्स 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एवरेज प्राइस है। अच्छा। तो वो भी सस्ता नहीं हुआ। दूसरा, डेवलपर्स के सीन ऐसे हो चुके हैं कि छोटे साइजेस कोई बना ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली यस। आज की डेट में 2 BHK कोई स्टार्ट डेवलपर ही नहीं लेके हो ही नहीं रहा है। आता है। 3 बिल्कुल। बेडरूम मिनिमम आता है, 1800 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट मिनिमम साइज। वो भी बहुत कम डेवलपर बना रहे हैं। अदरवाइज सबके साइजेस 2000 अराउंड होते हैं या उससे प्लस होते हैं। तो फिर वो टिकट साइज 2 करोड़ रुपए प्लस का हो जाता है। तो फिर उस लेवल के बायर तो फिर वहीं जाएंगे। जो आज भी ऐसे बायर्स जिनका 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, इवन 70-80 लाख रुपीस के भी बजट होते हैं भाई। अगर कोई इनिशियल जर्नी में है, मैं भी हूँ, तो मेरा बजट भी कोई इतना ज्यादा थोड़ी ना होगा। बिल्कुल। मेरा भी बजट 60-70-80 लाख रुपए का होगा। तो वही चीज समझने वाली है कि अगर आपको फिर उसी लिए रीसेल वाली प्रॉपर्टी इन होती है। ठीक अगर है। आज बिल्डर 1 करोड़ रुपए में नई प्रॉपर्टी देने लगेगा तो पुरानी प्रॉपर्टीज कोई खरीदेगा ही नहीं। दैट्स ट्रू। उसमें जो जिन लोगों ने पहले ले रखा था उन्होंने एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर लिया, अब उसको उसे अपग्रेड करना है। जो फर्स्ट होम बायर है वो उसमें मूव करे। इंसान की ख्वाहिशें तो कभी खत्म होंगी एग्जैक्टली। नहीं, इसीलिए नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये एक साइकिल है जो चलती जा रही है। जो लोग फर्स्ट होम बायर हैं वो रीसेल वाली प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, जो वो उसको ऑलरेडी उसमें रह रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बड़े साइजेस में जा रहे हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब मेरे पास कपल होते हैं सिर्फ, जो हस्बैंड वाइफ है, एक छोटा बच्चा है, वो लोग भी 4 बेडरूम लेने को तैयार है, जबकि उनको उतनी जरूरत भी नहीं है। तब भी जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस सिंबल भी है और उनको एक लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, उन पे पैसा है तो लोग कहाँ बड़े कहाँ लगाएंगे जिन पे है, मतलब पॉकेट्स उनकी सही है तो वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है। बट स्टिल गाजियाबाद इज
स्टिल अफोर्डेबल अभी, ठीक है, क्योंकि नोएडा के रेट से कम है गाजियाबाद। नोएडा में तो अगर आपको बजट में घर लेना है तो नोएडा इज नॉट द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सर। नहीं, बजट डिपेंड करता है, हर क्लाइंट अफोर्डेबल हाउस, ऑब्वियसली सर, अफोर्डेबल हाउसिंग, यस, अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट अब नोएडा में नहीं है, इवन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी नहीं है, नोएडा एक्सटेंशन उसमें भी नहीं है, ग्रेटर नोएडा में भी नहीं है, नहीं ग्रेटर नोएडा में भी नहीं है। गोदरेज अपना नया प्रोजेक्ट लाया, गोदरेज आर्डर, उसका अभी EOI प्राइस 16,000 है, अराउंड 13,500 के आसपास वो लोग लॉन्च करेंगे, तो 13,500 कम थोड़ा होगा, बहुत प्रीमियम है वो भी हमारे अकॉर्डिंग। गोदरेज है तो ब्रांड है, आज की डेट में ब्रांडेड रेजिडेंसीज का ही ट्रेंड। सर आपने एनबीसीसी की बात करी, मैं उसके बारे में ऑब्वियसली डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगी, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि प्राइस थोड़ा टेक्निकल, मैं चाहती हूँ कि आप डेटा ड्रिवन बताएं कि 2020 से 2025 तक प्राइस में कितना अप्रिसिएशन हुआ है ऑन अ ग्राउंड लेवल। प्राइस अगर मैं बताऊं तो आपको 2020 में जब कोविड आया था, तब नोएडा के अंदर 7,000-8,000 रुपीज में प्रॉपर्टी मिलती थी बहुत आराम से। ठीक है, जितने भी अच्छे डेवलपर्स थे, जो अच्छी गोल्फ कोर्स टाइप की 128 में प्रॉपर्टीज है, तो वहां पर 6,000, 7,000, 8,000 ये रेट्स होते थे। ठीक है, 8,000 भी बहुत बाद में हुआ है, 2020 में तो यही रेट था। 2021 से एकदम मार्केट तेज हुई है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद लोगों ने पॉकेट खोली अपनी और इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, घर लेने शुरू करे। उसके बाद से बहुत ज्यादा डिमांड आई है लग्जरी सेगमेंट में, कि लग्जरी सेगमेंट की तरफ लोग बड़े नए नए प्रोजेक्ट्स आए। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो जैसे मान लो पुराना 8,000 में चल रहा है, तो दूसरा डेवलपर आया वो 9,000 रुपए में लाया या 10,000 रुपए में लाया, तो अगर उसकी एक्सेप्टेंस आ गई, उसने सपोज करो सेल्स कर ली, तो फिर वो उसकी प्राइस की एक्सेप्टेंस है, फिर उसके बाद जो आता है वो उससे ज्यादा रेट लेके आता है। ऑफ कोर्स फैसिलिटीज ऐड होती जाती है, क्योंकि अगर आप अमाउंट बढ़ाओगे, 10,000 करोगे, 12,000 करोगे, तो उसके हिसाब से आपको फैसिलिटीज ऐड करनी पड़ेगी। फिर वो दिखाते हैं कि हम क्लब अच्छा बनाएंगे, और आज की डेट में सीरियसली सारे जितने भी ब्रांड्स हैं बहुत अच्छी एमिनिटीज के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उसको पूरा भी कर रहे हैं। जैसे पहले ये होता था कि सोसाइटी डिलीवर हो गई, क्लब बन रहा है, बनता रहेगा बाद में, अब ऐसा नहीं। अब जो डेवलपर्स हैं सारे, वो लोग टाइम से ही सब कुछ बना के डिलीवर कर रहे हैं, और उस चीज को मतलब दिखा भी पा रहे हैं कि हमने इतना बढ़िया क्लब बनाया है। इवन फैसिलिटीज पहले रेडी कर देते हैं बहुत सारे डेवलपर, बिल्कुल, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही होगी, डिमांड बढ़ रही है, उसको लोग उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। सपोज करो आप लास्ट ईयर आए, आपने एक चीज देखी, उसकी कंस्ट्रक्शन तब थी 10th फ्लोर पे, फिर आप 6 मंथ्स बाद आए, वो आपको दिखा सीधे बिल्डिंग 20th फ्लोर पे, तो आपको लगता है ना कि यार ये तो बना रहा है। फिर उसी हिसाब से बिल्डर रेट बताता है कि भाई आप जब लास्ट टाइम आए थे तब इतना कंस्ट्रक्शन हुआ था, तब 8,000 रुपये रेट था, आज आप आए हो तो अब 10,000 रुपये रेट है, कल को आप आओगे तो 12,000 होगा। तो फिर उस चीज को कस्टमर अंडरस्टैंड कर लेता है। पहली बार में कस्टमर मिस्टेक कर देता है, भले ही छोड़ के, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार में बहुत लोग कर भी देते हैं, लेकिन वो दूसरी बार में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि ये फिर आगे और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको बिल्डर का भी फिर ट्रैक रिकॉर्ड समझ में आ जाता है कि नहीं ये तो टाइम से ही काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर उस चीज को देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं अब नोएडा को, मतलब अब नोएडा में बहुत अच्छे मतलब बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े HNIs हुए, क्योंकि पहले फॉर्चून 500 कंपनी सिर्फ गुड़गांव में हुआ करती थी, बट नाउ दे आर इन नोएडा आल्सो। तो अलग तरह की मार्केट हो गई है बहुत, मतलब अब तो अभी जेकब एंड को आया है, एली साहब आए हैं, अभी कोई बड़ी बात नहीं, आपको थोड़े दिनों में LV है, अरमानी, ये सब यहीं पे देखने को मिलेंगे हाउसिंग में। सर यमुना एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें, विच इज ऑन द कॉर्नर, ठीक है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे भी है गुड़गांव के पास। द्वारका एक्सप्रेसवे भी कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी गुड़गांव से रिलेटेड है, ठीक है, और वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, और एयरपोर्ट वहाँ पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे इसलिए, द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि गुड़गांव ऑलरेडी पहले से बहुत महंगा था, डेवलप्ड है, इसलिए द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट जल्दी बढ़ गए। ठीक है, वहाँ के लोग उधर मूव करने लगे कनेक्टिविटी की वजह से, एक्सप्रेसवे की वजह से ही होता है। यमुना पे क्या था कि यमुना एक्सप्रेसवे बहुत टाइम से बना था, लेकिन उस वहाँ पर कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी जिसकी वजह से वहाँ का प्राइस जल्दी अप्रिशिएट होता, वरना आज जो 10,000 का प्राइस यमुना का, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट अगर टाइम से पहले उस समय बन रहा होता, या उस वहाँ पर F1 रेस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ होता, क्योंकि तब उस चीज की डिमांड नहीं थी, लेकिन अब उस चीज की भी एक्सेप्टेंस है। उसके बाद फिल्म सिटी का टेंडर है, बहुत कुछ है यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जितना यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो वो डिमांड तो आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे तो बहुत बड़ा बढ़िया फ्यूचर है, अगले 20 साल बाद वहाँ पे अगर किसी का घर है तो वो मतलब बहुत अच्छी चीज है उसके लिए बढ़िया इन्वेस्टमेंट है अभी एक्सप्रेसवे के पास इन्वेस्ट करना। एग्जैक्टली, क्योंकि अब एक्चुअली क्या होता है, एयरपोर्ट इनिशियल फेज में अभी स्टार्ट तो हो जाएगा,
बट ये है कि उसको पूरा फंक्शनल होने में, जैसे अभी शुरू में Yes. कार्गो फ्लाइट्स उड़ेंगी वहां से, फिर उसके बाद धीरे धीरे रेजिडेंशियल कह रहा हूँ, पैसेंजर फ्लाइट्स स्टार्ट होंगी बाद में, तो पेस पकड़ेगा वो। मैं वही पूछने वाली थी सर कि जेवर एयरपोर्ट का, एक्सप्रेसवे का, फिल्म सिटी का एक्चुअल इफेक्ट प्राइसेस में या रियल एस्टेट बिजनेस में हमें कब देखने को मिलेगा? अभी से है। अभी अब अगर आप देखो तो अभी भी 10,000 का रेट है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट्स ऊपर आने शुरू होंगे, अभी जेवर एयरपोर्ट अब फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, Yes. तो आप सोचो कि 2026 के एंड से वहां पे फिर ऑप्शन मिलने खत्म होते जाएंगे लोगों के। क्योंकि अच्छा। अभी भी अगर आप देखो सेक्टर 22D है जहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पे जहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, ठीक है। वहाँ पे इन्वेंटरी थोड़ा ना मिलती है, फ्लैट्स ही अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। सिर्फ एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास अवेलेबिलिटी, और एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी आने हैं। ठीक है। वरना तो सब लोगों ने बाय कर ही लिया है वहाँ पे। कुछ लोगों ने रहने के पर्पज से, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 5 साल में वो पैसे आराम से डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि तब एयरपोर्ट पूरे पेस में होगा, इधर उधर डेवलपमेंट हो जाएगी। सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बिल्कुल। अगर आप वहां जाके रहोगे तो आपको भी लगना चाहिए ना कि यहाँ पे मेरे पास सारी एसेंशियल फैसिलिटीज मेरे Facilities नियर हैं। बाय है। बिल्कुल। तो वो जब होगा वहां पे तो लोग वहां मूव करना पसंद करेंगे। जिनकी जॉब्स वहां पे है वो लोग वहीं रहेंगे। फिर थोड़ा कोई नोएडा से जाएगा वहां पे, ना ही कोई प्रेफर करेगा नोएडा से वहां जाना, इतना लंबा ट्रैवल करना। बिल्कुल। अब जैसे गुड़गांव वाले लोग जो नोएडा में रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें हाइब्रिड मॉडल मिल जाए या फिर वर्क यस, फ्रॉम होम वर्क मिल फ्रॉम जाए, होम मिल जाए। क्योंकि वो करेक्ट। ट्रैवल का ही सारा खेल है। इतना लंबा बिल्कुल। लंबा ट्रैवल कोई क्यों करे। क्यों करेगा? बिल्कुल। और अभी उतना ट्रैफिक नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे पे, आने वाले टाइम में वहां भी हो गई तो लोग अवॉइड ही करेंगे, तो इसलिए लोग वहीं मूव करेंगे। और फिर सारी एसेंशियल फैसिलिटी उनको मिलेगी ना वहाँ पे। बिल्कुल। एयरपोर्ट के पास घर होगा उनका, फिल्म सिटी तो तो चलो आपका एक लगता अलग है तरह की लोगों की चीज है। साइकोलॉजी इस तरीके से बनने लग रही है कि बन चुकी है। बन चुकी बन है? चुकी है। अब हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उनकी साइकोलॉजी ऐसी ही है। जिनका स्पेस, देखो ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जिनका बिजनेस या जॉब जहाँ पे है वो लोग वहीं उसके पर नियर बाय ही आसपास। रहना चाहते हैं या फिर बिल्कुल। वहीं करना चाहते हैं। तो उसी तरह से है, जिनका बिजनेस यमुना एक्सप्रेसवे पे होगा या जो यमुना एक्सप्रेसवे पे किसी कंपनी में जॉब करेगा वो वहीं पे अपने लिए घर लेगा। बिल्कुल। और ये जॉब्स आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी। अभी तो बहुत कम एग्जैक्टली। कंपनीज हैं वहाँ पे। अभी तो यस। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। फिल्म सिटी आएगी, उससे रिलेटेड लोग आएंगे, और कंपनीज आएंगी, उससे रिलेटेड लोग आएंगे। एयरपोर्ट ही अपने आप में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उससे एग्जैक्टली। रिलेटेड लोग कितने सारे होते हैं, ऑब्वियसली। तो अगर स्टाफ बायर ने अपना वगैरह सब माइंडसेट कुछ। ऑलरेडी बना लिया है कि इस प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाएगी एंड दे आर स्टिल रेडी टू इन्वेस्ट एंड बाय, तो ऑब्वियसली मार्केट तो एक्सपैंड करने ही वाली है। मार्केट तो आने वाले टाइम में, अभी नोएडा में तो 5-6 साल तक कोई इस तरह की रोक नहीं है कि मतलब किसी वजह से मार्केट रुके। ठीक है। थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि यार क्यों बढ़ रहा है, इतना इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उन्हें लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो फिर वो भी ले लेते हैं। उनको फिर कोई इशू नहीं लगता। सर अगर हम EOI की बात करें तो लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इज इट सेम लाइक द टोकन अमाउंट? आप प्लीज ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई करें कि EOI का प्रोसेस होता क्या है। टोकन अमाउंट नहीं है। एक EOI क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। जैसे कोई बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाला है तो वो थोड़ा सा मार्केट में ये टेस्ट करता है पहले कि हमारे प्रोजेक्ट का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है। तो वो एक एक्स अमाउंट डिक्लेयर करता है कि हम इस रेट के आसपास अपना प्रोजेक्ट लाएंगे। उसके ठीक हिसाब है। से वो रिस्पॉन्स चेक करता है मार्केट में। तो क्या होता है कि वो नॉन बैंकेबल चेक लिए जाते हैं उस समय कि इस बिल्डर के नाम से नॉन बैंकेबल चेक दे दो आप अभी। उससे क्या होता है कि दो फायदे हैं। एक तो अर्ली प्राइस बेनिफिट मिलता है उस क्लाइंट को, ठीक है। और दूसरा यूनिट भी अच्छी मिलती है, मतलब जो उनकी पसंद की चीज़ है वो मिल जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपसे केवल एक चेक ले लिया, नॉन बैंकेबल होता है वो, क्योंकि विदाउट रेरा आप लोग चेक क्लियर नहीं नहीं ले कर सकते। सकते। तो नॉन बैंकेबल चेक होता है, तो उससे बिल्डर को ये क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मेरे पास, जैसे मैं अगर 500 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास 100 बायर तो ये फिक्स है, ठीक है। जिसके बेसिस पे वो आगे की साइकिल अपनी मेंटेन करता है। ठीक मुझे है। इतने फ्लैट्स इस रेट में सेल करने हैं, इतने फ्लैट इस रेट में से, क्योंकि उनको भी प्राइस एवरेज करना होता है और ऑब्वियसली। प्रॉफिट मार्जिन निकालने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि EOI में क्या होता है कि कुछ नहीं होता, बस आपको सीधे एक चेक देना होता है, अपनी KYC देनी होती है, और बिल्डर के पास वो प्रायोरिटी नंबर जनरेट होता है। ठीक है। सपोज करो आप एक प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, आपने बोला मुझे घर लेना है, तो आप जितने नंबर पे आपका, सपोज आपने 12वें नंबर पे मुझे चेक दिया, ठीक है। तो आपसे पहले 11 लोग बैठ के अपनी यूनिट सेलेक्ट करके जा चुके होंगे। अच्छा। आपके सामने 11 तो चॉइस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। सारा यही है। और उसमें भी ये है कि आप बिल्डर अब आज की डेट में कोई ऐसे नहीं करता कि पहले से आपसे पैसे ले लिए। आपका चेक तभी क्लियर होता है सारी क्लैरिटी के बाद, बिना तो रेरा के क्या नहीं क्या होता। डॉक्यूमेंट्स और इस अप्रूवल के टाइम पर चेक करने चाहिए? किस पर्पज से?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेरा की बात करें, रेरा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें एट द टाइम ऑफ अप्रूवल चेक करना EOI चाहिए? बेसिस पे तो आप डॉक्यूमेंट आप बिल्डर की क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड के ही बेस पे ही कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तब तक रेरा अगर आया हुआ है उसके बाद भी बिल्डर EOI चला रहा है तब तो आपके लिए सब कुछ क्लियर है ही, क्योंकि रेरा आ एग्जैक्टली। चुका है। अगर रेरा नहीं आया तो फिर आप केवल बिल्डर की ट्रैक रिकॉर्ड ही देखोगे ना कि पास में बिल्डर ने क्या किया है। अगर अच्छा काम किया हुआ है तो तभी उसके EOI आएंगे, एग्जैक्टली, अदरवाइज अगर अगर उसने काम ही नहीं अच्छा कर रखा तो फिर कोई क्यों ही उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो सब डेवलपर का अलग अलग है, बहुत बिल्डर EOI इस समय EOI का ही ट्रेंड चल रहा है तो हर बिल्डर इसी को फॉलो कर रहा है। उससे क्या होता है कि बिल्डर के माइंड में भी ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मेरे पास इतनी पब्लिक तो है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बुकिंग्स मेरे सेल जो पास करने हैं वो कि है, इतनी यूनिट्स तो मैं डे 1 पे सेल आउट कर दूंगा और मेरे पास इतना फंड भी आ जाएगा, और उसी हिसाब से बिल्डर रेट भी डिसाइड करता है। तो वो तो अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो गया हाँ बहुत अच्छा बिल्डर के लिए। मोटिवेशन, और यस। क्या, बिल्कुल हो गया। सारे ब्रांड्स यही कर रहे हैं आज की डेट में। उससे बिल्डर को ये भी हो जाता है कि अगर उसे 100-200 रुपए प्लस करने होते हैं या 500 रुपए प्लस करने होते हैं तो वो कर लेता है अकॉर्डिंगली कर आसानी। सकता हाँ, है। यस, फिर वो बाद में बोलेगा कि अभी 200 यूनिट के मेरे पास आ गए हैं, 50 लोग बैकआउट भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली। यस, मैं थोड़ा सा रेट मार्जिन चेक कर लेता हूँ। ठीक तो ये है। सब चीजें भी होती हैं तो EOI प्रॉफिट मार्जिन बिल्डर का बढ़ जाता है। ठीक है क्लैरिटी मिल जाती है उसको कि आगे कैसे मैनेज करना है चीजों को। सर, अगर हम सेगमेंट वाइज बात कर रहे हैं तो किस सेगमेंट में आजकल नोएडा में बेस्ट नेगोशिएशन पॉसिबल है रियलिस्टिकली? नेगोशिएशन तो किसी भी डेवलपर में पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, क्योंकि कोई भी ब्रांड का हर किसी का एक फिक्स डिस्काउंट है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप उसमें अपनी मर्जी से वो डिस्काउंट ले सकते हो, जो बिल्डर ने देना है वो देना ही है। मतलब जैसे अगर मान लो 20,000 का रेट खोला, बिल्डर ने बोला मैं 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ नीचे, तो वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि वो केवल आपको दे रहा है या दूसरे को नहीं दे रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड्स का सब कुछ ये आज की डेट में फिक्स हो चुका है, ये बहुत अच्छा भी हो चुका है। ठीक है। इसके बदले में जो चलती हैं चीजें कैशबैक वगैरह, वो थोड़ा सा उसके बारे में भी आई हैव हाँ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। गड़बड़ है वो थोड़ा Yeah. कैशबैक, क्योंकि वो डिस्काउंट है बट वो दूसरे तरीके से है, वरना बिल्डर्स का क्राइटेरिया फिक्स है और वो बहुत सही है। तो बार्गेन का कोई चांस बार्गेन नहीं का है, कोई चांस नहीं है। व्हिच इज एक्चुअली गुड आल्सो। बहुत अच्छा है कि अच्छी आप पर्सपेक्टिव से। क्लाइंट के लिए भी Yeah. अच्छा है, उनको भी मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, उनको पता है कि वो मॉल की शॉपिंग की तरह है, वो कि ऑफर शॉपिंग हाँ नहीं बस करेंगे ना, बस फिर बस उनको पता है सेम कि प्राइस है हाँ हर ये जगह। प्राइस है तो यही प्राइस है। अब फिर उनके लिए ज्यादा क्लियर है कि मन लेना है नहीं लेना है, वो उनकी कॉल है। ठीक है, लोकल डेवलपर्स के यहाँ तो फिर भी थोड़ा नेगोशिएशंस हो जाती है, पर ब्रांड्स के संग तो अब कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती, उनका फिक्स है और वो लोग खुद ही अच्छे ऑफर दे देते हैं, तो कोई मांगता नहीं। ठीक है सर। प्रीमियम ऑफर्स, अच्छे ऑफर्स। हाँ इनिशियली मतलब अच्छे रेट्स में दे देता है, मार्केट में जो मार्केट का रेट होता है उससे कम में ही प्रॉपर्टी आप EOI बेसिस पर ले सकते हो। तो आजकल लोगों का ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि पहले तो इट वाज ऑल अबाउट डिस्काउंट, बार्गेन, कि इतना हो सकता है कितना कम हो जाएगा, बट अब लोग जो बिल्डर दे रहा है वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। रेट तो बिल्डर्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मार्केट है वो थोड़ा सा ऐसे ही है, क्योंकि कैशबैक लोगों को चाहिए होता है आज की डेट में। वो तो एक इंडियन मेंटालिटी है शायद सर, जो कैशबैक कभी एक चेंज भी नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा डेंजरस टर्म्स है आज की डेट में, जो लोगों को चाहिए होता है। कई केसेस में सही भी होता है, बट कुछ केसेस में क्या है कि आफ्टर ऑल वो हमारी इनकम का पार्ट है, दैट्स ट्रू। तो वो कई बार अपने मन से तो नहीं देना चाहता है कोई, बट कोई सेल भी नहीं छोड़ना चाहता, एग्जैक्टली। तो इसलिए उसको वो कर लेते हैं मैनेज। ठीक है, बट ये है कि उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक रिगार्ड है हमारी तरफ से। ठीक है सर। जेवर मेट्रो एक्सपेंशन, अभी जैसे ब्लू लाइन भी एक्सपैंड हो रही है और फिल्म सिटी भी आने वाली है, तो रियलिस्टिकली आपने बायर के माइंडसेट में क्या चेंज नोटिस किया है? बाहर के माइंडसेट में यही है कि अब उनको सब सारी चीज़ें, एक तो आज की डेट में जब से सब कुछ डिजिटल हुआ है तो सबको सब कुछ ऑलरेडी पता होता है कि कहाँ से मेट्रो जा रही है, वो लोग बिल्कुल। मास्टर प्लान चेक कर सकते हैं लोग ऑनलाइन बैठ के, तो उनको सब पता हो जाता है, तो वो इसलिए उसी हिसाब से अपना डिसाइड भी करते हैं फ्यूचर ठीक कि है, उनको घर कहाँ लेना चाहिए। अगर उन्हें पता है कि यमुना पे आने वाले टाइम में मेट्रो आएगी, भले ही उनको वो यूज़ नहीं करनी है, एग्जैक्टली, कभी यूज़ करनी है, उन पे अपनी गाड़ी है, लेकिन उनको ये है कि मेट्रो आएगी तो उससे प्राइस अप्रिशिएट होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की मूवमेंट बढ़ती है। और जब मूवमेंट बढ़ती है, अब मेट्रो के कैसे काम आती है, जैसे मान लो कि आज की डेट में किसी का घर है यमुना पे, उसे वो रेंट पे चढ़ाना है, वहाँ मेट्रो नहीं जाती है, तो जो बंदा उस घर को रेंट पे लेगा वो ये ज़रूर देखेगा कि वहाँ मेट्रो जाती है। अगर मेट्रो जाती होगी तो वो बहुत जल्दी उसको ऑप्शन को अवेल कर सकता है। अगर मेट्रो नहीं जाती तो फिर वो सोचेगा कि मुझे कभी जाना पड़ गया या क्या है, क्योंकि नोएडा के लोगों को जो बायर्स हैं उनको थोड़े ना मेट्रो चाहिए वहाँ पे, तो 15 करोड़ 10 करोड़ का 5 करोड़ का घर खरीद रहे हैं उनको, तो मेट्रो बस एक कनेक्टिविटी है जो होनी चाहिए, कभी कभी यूज भी होती है। अब किसी को गुड़गांव जाना है तो आदमी मेट्रो से ज्यादा प्रेफर करता है ड्यू टू ट्रैफिक। अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है, जब मुझे एयरपोर्ट जाना है तो मैं मेट्रो से ही प्रेफर करता हूँ। अच्छा, जनरली
क्योंकि उस साइड तो ट्रैफिक क्योंकि मतलब ट्रैफिक नेक्स्ट का इशू लेवल रहता होता है, तो फिर आदमी सोचता है कि यार मेट्रो से जब अब ज्यादा लगेज है तो फिर गाड़ी से जाना पड़ता है। अभी जैसे आप ट्रिप मार के आए हो सर 15 हाँ, दिन हम की। कर 15 दिन नहीं, Right. 7 डेज के लिए गए थे। तो सर ऑडियंस के लिए कहाँ और बायर्स के लिए स्पेसिफिकली कहाँ इन्वेस्ट करना बेटर है, एक्सप्रेसवे के पास या मेट्रो के पास? मेट्रो के पास, एक्सप्रेसवे के पास भी मेट्रो तो है ही, हाँ। एक्सप्रेसवे के पास ही आज की डेट में नोएडा में तो ऑप्शन ही नहीं है ना, एक्सप्रेसवे का ही ऑप्शन है। हम्म। एक्सप्रेसवे पे भी इवन बहुत कम ऑप्शन है अब, आने वाले टाइम में तो तो यमुना पे ऑप्शन आरओआई होगा। सबसे अच्छा कहाँ से एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर देखो इसकी में ना टाइमलाइन बहुत मैटर करती है। अगर आज की डेट में एक तो 2-3 साल, 2 साल में तो कोई आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा ठीक है। किसी भी, क्योंकि नए ऑप्शन इतने आते जाते हैं तो रीसेल वाले ऑप्शन को क्लाइंट अवॉइड ही करते हैं। ठीक कोई है। प्रोजेक्ट अगर आज की डेट में सोल्ड आउट हो गया तो उसमें क्लाइंट जल्दी रीसेल में नहीं देखेगा जब तक वो प्रॉपर्टी बन के नहीं तैयार होगी। ठीक है। जब बन जाएगी तब उसमें लोग आते हैं कि उनकी एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इसी लोकेशन में रहना है। ठीक है। जनरली क्या होता है कि अब एक प्रोजेक्ट बिक गया तो उसके बराबर में दूसरा आया, फिर लोग उसमें लेते हैं, ठीक है। और बिल्कुल। दूसरा आया खत्म हो गया, तीसरा आया उसमें ले लेते हैं। 5 साल की टाइमलाइन लेके चलो आप तो किसी भी लोकेशन में जाओगे। ऑफ कोर्स यमुना पे ज्यादा पोटेंशियल है क्योंकि वहां पे अभी प्राइस कम है। ठीक जहां है। प्राइस कम होगा वहां अगर आप लेते हो तो वहां पे अप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा ज्यादा है। है, ठीक है। क्योंकि करंट प्राइस जो मार्केट का है वो ज्यादा है ऑलरेडी, और आप कम प्राइस में बाय कर रहे हो अभी, तो आने वाले टाइम में उसमें आपको फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा है ना। ठीक है। अब बाकी में भी बढ़ेगा क्योंकि हर उसका क्लाइंट डिवाइडेड है ऑलरेडी, करेक्ट। सबके सेगमेंट डिवाइडेड है। जैसे ब्रांडेड रेजिडेंसीज लेना वो ब्रांडेड ही लेगा, ठीक है। एग्जैक्टली। जो Still not settle for less. हाँ उनको वही बात क्या है कि अगर किसी ने आज जेकब ले लिया फिर कल को भी तो बायर तो जनरेट होते रहते हैं ना, नए बायर्स आते हैं। किसी ने आज जेकब ले लिया कल को वो फिर दूसरा बायर उस जेकब को खरीदेगा। तो ऐसा नहीं है कि जेकब लेने वाले बहुत महंगा खरीद रहे हैं तो उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उनको भी एप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि वहां पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो वहां पे सप्लाई का बहुत रहता है, जहाँ पे सप्लाई कम है वहां पे तो ऑलवेज एप्रिसिएशन मिलना ही मिलना है। ठीक है। ट्रम्प है तो वो एक सिटी में एक ही जगह पे आता है ट्रम्प टावर, तो वो अगर नोएडा में एक बार आ चुका है और किसी को ट्रम्प में ही लेना है तो उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। एग्जैक्टली। उनको वहीं पे लेना पड़ेगा। वो बेसिकली नेम फॉर द सेक ऑफ नेम वो वहीं पर ही इन्वेस्ट हाँ, करेंगे। जो चीज लिमिटेड है तो उसकी तो हमेशा डिमांड रहनी ही रहनी है, तो उसकी तो डिमांड बढ़नी है और आगे भी। ठीक है। और नोएडा में लैंड बैंक नहीं है अब इतना। प्रैक्टिकली इन्वेस्टर को सर कितना आरओआई एक्सपेक्ट करना चाहिए? 5 साल में मेरे हिसाब से, अभी अगर ब्रांडेड को हटा दूं तो मेरे ख्याल से डबल तो पैसे हो जाते हैं लोगों के, और इतना करना भी चाहिए 5 इयर्स के टेन्योर में। ठीक है। अगर आज कोई आप 10,000 रुपए में प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो 5 साल बाद वो 20,000 रुपए की हो जाती है। ये पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख के बता रहा हूँ मैं। पहले भी ऐसे ही होता था, ऐसा नहीं है कि पहले रेट नहीं बढ़ते थे, बट ये है कि अभी पिछले कुछ सालों में ज़्यादा जल्दी बढ़ गए हैं। कभी कभी रुक जाता है, फिर वो 5 साल का टाइम लेता है, कभी 2 साल में ही हो जाते हैं। तो वो 2 साल वाला टाइम हमेशा नहीं रहता, वो कभी कभी आता है। ठीक है। तो अभी जो बीच में निकल गया 2 साल वाला टाइम वो अब दोबारा, अभी तो पता नहीं कब आएगा, अभी 5 साल का टाइम तो चाहिए। 2026 में तो सर इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने वाला है तो ये आरओआई बढ़ सकता है? आरओआई बढ़ सकता है, लेकिन उसके हिसाब से सप्लाई और भी आ रही है ना। करेक्ट। उतने, क्योंकि आप एक सेगमेंट के बायर्स उतने नहीं होते हैं। 10 करोड़ रुपए का अगर कोई फ्लैट लेने वाले लोग हैं तो वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उस सप्लाई को धीरे धीरे ही लॉन्च किया जाए तभी उसमें फ़ायदा है। अगर बैक टू बैक आते जाएंगे वो, तो इतने बायर्स नहीं है अभी मार्केट में। और ऑल ओवर इंडिया से या ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इन्वेस्ट करते हैं पर इतना नहीं करते। फिर उनके पास अपने शहरों में भी ऑप्शन होता है। बॉम्बे के लोग भले ही यहाँ पे लेने की सोचेंगे, लेकिन उनके पास वो, उनके माइंड में एक बार ये जरूर आएगा कि बॉम्बे में भी तो ले सकते हैं। या दुबई का बंदा फिर सोचेगा कि मैं दुबई में भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि दुबई में भी 10 करोड़ में बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये तो अपने बजट से बहुत ज्यादा बाहर कोई नहीं जाता ना, दैट्स अ फैक्ट राइट। बजट से बाहर बहुत कम ही जाते हैं। 20% का स्कोप होता है आई गेस। तो 5 करोड़ का किसी का बजट है तो मैक्स 6 करोड़ तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि 5 करोड़ वाला 10 करोड़ का। एग्जैक्टली यस, ऐसा नहीं हो सकता। नो मैटर इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, क्योंकि डेवलपमेंट और जगह पे भी तो हो ही रही है। डेवलपमेंट तो पैरेलली सभी जगह पे हो रही है। सभी जगह पे हो रही है। अभी आज की डेट में ऐसा नहीं कि यमुना पे लोग नहीं रह रहे, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी लोग रहते हैं। गौर यमुना सिटी है उसमें बहुत लोग रहते हैं। इधर चाय फाई सेक्टर है वहाँ पे लोग बहुत रहते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे फैसिलिटीज है। बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में फैसिलिटीज है, तो वो जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, पहले लोगों को, पहले क्या होता था, पहले मॉल बहुत कम होते थे या हॉस्पिटल कहीं कहीं होते थे, लेकिन अब जिस हिसाब से नोएडा अथॉरिटी ने मास्टर प्लान को बनाया है तो उसका पर्पस ही यही था कि हर एक जगह का अपना इकोसिस्टम। ठीक है, लोगों को बहुत दूर ना जाना पड़े, सर्विसेज ट्रैवल ना करना पड़े बहुत ज्यादा। उससे क्या है कि पॉल्यूशन को देखते हुए भी उनकी प्लानिंग थी। तो नोएडा अथॉरिटी का मास्टर प्लान बहुत बढ़िया था, प्लानिंग बहुत अच्छी है नोएडा की। उनको हर चीज एसेंशियल फैसिलिटी नियर बाई ही होनी है,
ठीक है, जैसे सेंट्रल नोएडा है तो वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। हॉस्पिटल, मॉल, हम्म, फैसिलिटीज, स्कूल वगैरह सब कुछ। करेक्ट। नोएडा एक्सटेंशन में भूटानी एरिया की आप बात करो, नियर टू? नहीं सेंट्रल नोएडा, अच्छा, सेंट्रल नोएडा ठीक जो है। सेक्टर 72 से लेके अच्छा, 71 ओके, से लेके 79 तक का है। ठीक है। तो वहाँ पे हाई राइज है सारा और सारी एसेंशियल फैसिलिटीज है वहाँ पे। तो वो लोग उसी चीज को यूज करते हैं, वो क्यों जाएंगे ड्राइव करके दूर? वो एग्जैक्टली, कुछ स्पेसिफिक रीजन ही होगा जब उन्हें डीएलएफ जाने की जरूरत है, वरना ठीक है, उनका काम तो वहाँ पे बने मॉल से भी चल जाएगा। बिल्कुल। इट ये डिपेंड्स ऑन द फैसिलिटीज फैसिलिटी कंप्लीटली, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर हम, क्योंकि इन्वेंट्री की बात अभी से हम कर रहे थे, तो मैं थोड़ा पढ़ रही थी इसके बारे में, वेयर आई हैव सीन कि अनसोल्ड इन्वेंट्री 72% कम हुई है नोएडा में पिछले 5 साल के हाँ। अंदर। तो एक बायर को कैसे हेल्प कर सकता है? बायर को एक्चुअली अनसोल्ड इन्वेंट्री तो अब इतने ज्यादा बायर नोएडा में आ रहे हैं, लोग गाजियाबाद, और इवन आप नोएडा की क्या गाजियाबाद में भी बहुत अच्छा फ्लो है लोगों का सेल्स का, लोग खरीद रहे हैं घर, बाहर से लोग आ रहे हैं, और बाइंग अ होम आज की डेट में लोगों के लिए मैंडेटरी हो गया है। यस, करेक्ट, पहले लोग नहीं सोचते होंगे इस बारे में, पर अब तो लोग सोचते ही हैं, मतलब उनको घर तो लेना ही है। लेना ही है। इवन अब तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो यस, सब अलग अलग ही रहना प्रेफर करते हैं मैक्सिमम जगह पे। उनका क्या है कि बेटा अलग, एक बेटे के लिए अलग घर ले लिया, दूसरे बेटे के लिए अलग घर ले लिया, तीसरे बेटे के लिए अलग घर ले लिया, तो भले वो नियर बाय ले, बट वो करेक्ट, सब आज की डेट में प्राइवेसी के साथ प्राइवेसी ही के, रहना पसंद करते हैं। यस, इसलिए तो एक घर से निकल के 4 घर लोग खरीदते हैं, दैट्स ट्रू, क्योंकि वो 4 लोग हैं, चारों को अलग अलग घर चाहिए, तो फिर बिल्कुल। इस वजह से डिमांड बढ़ रही है। पहले ये शायद मुझे लगता था नेसेसिटी है, बट अब नेसेसिटी के साथ साथ लोग इसको प्रायोरिटी बनाते जा रहे हैं। प्रायोरिटी आज की डेट में तो प्रायोरिटी है, यस, जिन लोगों पे है, वरना लोग रेंट पे शिफ्ट होते हैं। यस, पहले कुछ टाइम रेंट पे रहते हैं, फिर उसके बाद बाय कर लेते हैं। पर उनके दिमाग में होता है हमेशा कि ये रेंटल इनकम से निकल कर आज रेंटल। की डेट में भले ही कितनी सप्लाई ज़्यादा हो, नोएडा एक्सटेंशन में तो बहुत सप्लाई है, वहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी सोसाइटी में रेंट पे फ्लैट आसानी से मिल रहा है। यस, दैट्स ट्रू, मतलब आपको वो बात अलग है कि आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है या कुछ भी है, हम्म, पर हर सोसाइटी में रेंट पे फ्लैट आपको मतलब थोड़ा टिपिकली ही मिलेगा, और सारी सोसाइटीज ऑक्यूपाइड। जितने डिलीवर होते जा रहे हैं नए, उतने ऑक्यूपाइड भी होते जा रहे हैं। करेक्ट, तो क्योंकि जनता बहुत आ रही है, पब्लिक बहुत है यहाँ पे, तो उसी हिसाब से नोएडा अथॉरिटी ने अपना इकोसिस्टम और मास्टर प्लान को बनाया हुआ है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, कि लोग इधर उधर ना मैसअप ना हो, जो जहाँ रह रहे हैं उनको एसेंशियल फैसिलिटी वहीं वहीं मिले, पे मिले, वहीं पे घूमे, वहीं पे उनके बच्चे पढ़े, सब बिल्कुल, कुछ उनका वहीं पे हो जाए, ताकि गाड़ियाँ लेके लोग इधर उधर ना इधर पॉल्यूशन ना बढ़ाए। एग्जैक्टली। करेक्ट। सर, अगर हम मार्केट की बात करें तो कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट, एंड यूजर्स या इन्वेस्टर्स? अभी पिछले कुछ टाइम से तो इन्वेस्टरों ने डोमिनेट किया है, बट अब वापस से एंड यूजर की मार्केट आ चुकी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब इन्वेस्टर जो है ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं काफ़ी जगह पे, जैसे पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में प्री लॉन्च आ रहे हैं, तो उसमें सब इन्वेस्टर ही है मैक्सिमम, 60-70% तो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। कुछ एक लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे एंड यूजर्स आता है, ठीक है, जो कि मेन लोकेशन होती है, हॉट लोकेशन होती है, बाद में डेवलप होनी शुरू होती है, तो वहाँ पे एंड यूजर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो फिर भी, लेकिन अब वापस से एंड यूजर का टाइम आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो इन्वेस्टर्स ही थे। तो अभी नोएडा में मार्केट डोमिनेट जो कर रहा है वो इन्वेस्टर्स हैं। पहले कर रहा था, अब तो एंड यूजर, ठीक है, क्योंकि लोग यहाँ पे नोएडा में अब मूव करना चाह रहे हैं, हम्म, मतलब इधर उधर सिटीज से। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी आज की डेट में बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनका फ्यूचर प्लान इंडिया को लेके ये है कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर में सेटल होना है, तो वो नोएडा में घर ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल में डिलीवर होगा या 4 साल बिल्कुल, में, उतना मेरे पास टाइम भी है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो मीनवाइल रेंट पे दे देंगे या कुछ भी, रेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं नोएडा में। इनकम सोर्स लोगों की बढ़ रही है ऑब्वियसली, यस। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की सर, तो अब अगले 2-3 आने वाले सालों में किस इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ गेम चेंजर देख रहे हो? जेवर एयरपोर्ट तो सबसे पहले इसमें है, जेवर एयरपोर्ट ही सबसे बड़ा इसका गेम चेंजर होगा नोएडा के लिए और गाजियाबाद के लिए। ठीक है, और उसी हिसाब से जो रोड कनेक्टिविटी नोएडा अथॉरिटी ने प्लान करी हुई है, वो जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टेड करते जाएंगे चीज़ों को, उस हिसाब से यहाँ पे बूम ही बूम है आगे आने वाले टाइम में। इवन नोएडा एयरपोर्ट में फरीदाबाद से भी लोग आएंगे, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स ऐसी होंगी जो यहाँ से मिलेंगी, तो फरीदाबाद वालों के लिए भी यहाँ ज़्यादा हो सकता है आना कन्वीनियंट लगे, करेक्ट, T3 ना जाना प्रेफर ठीक है, तो इसीलिए कनेक्टिविटी ही जेवर एयरपोर्ट, और जो रोड कनेक्टिविटी है, मेट्रो भी है उसमें, सारा कुछ लिंक्ड एयरपोर्ट से है। आपको नहीं लगता सर कुछ ओवर हाइप्ड हो गई है मार्केट एयरपोर्ट की वजह नहीं, से? कोई हाइप नहीं है, लोगों ने पास में देखा है ना, टर्मिनल 3 के बाद जो गुड़गांव की डेवलपमेंट देखी है, तो
आज की डेट में लोग उसी से कंपेयर करते हैं सीधे, और लोगों को पता है कि नोएडा एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो रहने के लिए बहुत अच्छी है। गाँव में ठीक है। लोग रहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि नोएडा में रहना बहुत अच्छा है। नोएडा का लाइफस्टाइल, नोएडा की कनेक्टिविटी, लोग, मास्टर प्लान बहुत अच्छे से बने हुए हैं, फैसिलिटीज सारी हैं, तो सभी कुछ है नोएडा में। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये फ्यूचर सिटी है, तो इसलिए लोग नोएडा में रहते हैं। ओवर हाइप नहीं है कुछ। तो एयरपोर्ट को लेके कुछ भी ओवर हाइप नहीं है। एयरपोर्ट के नाम पे प्राइस अप्रिसिएशन जेन्युइन है, कोई जेन्युइन है, और एक्सक्यूज नहीं है। नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट, इवन एशिया का भी लार्जेस्ट हो सकता है एयरपोर्ट। हाँ, एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट ठीक है। होगा। इसका फर्स्ट फेज अभी स्टार्ट अभी होने फर्स्ट वाला फेज है। स्टार्ट होगा। यहाँ पर 6 रनवे का प्लान है। ठीक है। तो अभी तो मेरे ख्याल से 2 ही 3 ही शुरू करेंगे शुरू में, तो उसके बाद आने वाले टाइम में इसको एक्सपेंड करेंगे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ठीक है। आने वाले टाइम में बहुत पब्लिक कैटर करेगा ये। ठीक है। वैसा नहीं है कि T3 का बहुत कम हो जाएगा लोग वो भी चलता रहेगा, बट ट्रैवल भी बढ़ रहा है लोगों का। लोग फ्लाइट से खूब ट्रैवल करते हैं आज की डेट में। करेक्ट। इवन आप सोचो कि गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट है, वहां से लोग ट्रैवल करते हैं। आज ही मेरा फ्रेंड गया है अपने होम टाउन। वहाँ पे जाते हैं लोग। हाँ, फ्लाइट से खूब ट्रैवल कर रहे हैं लोग। ठीक है। सही है, लोगों को कन्वीनियंट लगता है, और ठीक है। जितना नियर बाई हो जाता है तो लोगों को अच्छा लगता है ना। अब T3 हर कोई, कई बार लोग अवॉइड इसलिए भी कर जाते हैं कि यार T3 जाने में इतना टाइम लग जाता है। तो अब गाजियाबाद वाले को या मेरठ वाले को T3 जाना और ज्यादा हार्ड लगेगा, तो वो सीधे हिंडन पे जाता है, हिंडन से फ्लाइट ले लेता है। और अब वो जेवर पे जाएगा। मतलब जेवर, उधर वाले जेवर पे जाएंगे, जो अलीगढ़ से आ रहे हैं या आगरा से आ रहे हैं, उनके लिए जेवर ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है। कनेक्टिविटी सारी, प्राइस अप्रिसिएशन जेन्युइन है। जेन्युइन है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेट हो जाएगा, और नोएडा में भी जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यमुना पे जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बहुत अच्छा रेट होने वाला है। एज अ रियल एस्टेट रियल्टर सर, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की टाइमिंग कैसे डिसाइड करते हो? टाइमिंग फॉर पोजीशन? यस। पोजीशन का देखो स्टैंडर्ड है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी फुल्ली ऑक्यूपाई और फुल्ली ऑपरेशनल होने में 5 इयर्स तो लगते ही है किसी भी डेवलपर को। मतलब भले ही वो 3.5 साल में स्ट्रक्चर बना दें और आपको बोलें कि हम पोजीशन ऑफर करने वाले हैं, बट इतना काम होता है। हम लोग अपने सामने देखा है हमने लोगों को कि एक वो रोड, जो सोसाइटी के अंदर रोड होती है, उसे बनाने में उसको पूरा दिन लग जाता है, उसकी टाइलें लगाने में। हमने अपनी मतलब खुद खड़े होके देखा है कि पूरा दिन हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया कवर हुआ है टाइल लगाने में, क्योंकि वो फिक्चर्स वाली टाइल्स होती है ना जो लगाते हैं कंक्रीट की, उसको हमने खुद देखा है। ठीक है। तो उसमें टाइम लग ही जाता है। और मैनुअल काम है ऑब्वियसली, तो टाइम लगेगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इजी तो नहीं है। बिल्कुल। पाइपलाइंस, आपका वायरिंग और रोड्स डेवलप करना, कॉमन फैसिलिटीज डेवलप करना, बहुत काम होता है। तो कहने की बात है कि 2 साल में और 2.5 साल में डिलीवर हो जाता है पूरे ऑक्यूपाई। कुछ एक डेवलपर है जो कर देते हैं 2-3 साल में ही। अच्छा। उनका बहुत अच्छा नाम भी है। ठीक है। बट कुछ एक डेवलपर्स, मतलब बाकी जो नॉर्मल टाइम है वो यही है, 4 to 5 इयर्स लगते ही लगते हैं। ठीक है। कोई भी डेवलपर। ये एक्सटेंड हो सकता है, बट प्री पॉन्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता। प्री पॉन्ड ऐसे हो सकता है कि आपको बस जो आगे का काम करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज आज के डेट पोस्टपोन भी नहीं होता है। अच्छा। 5 साल इज इनफ टाइम, मतलब पूरा एक कंप्लीट टाइम है 5 साल, जिसमें बिल्डर बना के आराम से डिलीवर कर सकता है सारी प्रॉपर्टी। ठीक है। शुरू से लेके एंड तक, इंक्लूडिंग EOI प्रोसेस। तो अगर कोई आपको रीच आउट करता है टू गेट अ हाउस, तो आप 5 साल में पोजीशन देने का वादा करते हो? हाँ, अरे 5 साल से पहले ही ठीक है। क्योंकि हम लोग एक्चुअल डेट ही बताते हैं। अब आज का टाइम वो नहीं है कि आप किसी को झूठ बोल दो। पोजीशन डील है, क्योंकि एक बहुत मिथ और मिसकंसेप्शन है रियल एस्टेट में। नहीं, झूठ नहीं बोल सकते अब आज के डेट में। देखो, हर कोई डिजिटल पे पूरी वर्किंग करके आते हैं लोग, उनको और पास्ट एक्सपीरियंसेस सबके साथ कुछ ना कुछ है, तो उनको सब पता है। आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते, आप उन्हें सच ही बताओ। अब वो जो है एज इट इज है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट की डेट है या जो गाइडलाइन है उसको चेंज थोड़ा कर सकते हैं। Exactly. तो वो एग्जैक्ट बताना ही जरूरी है, क्योंकि वो सबको ऑलरेडी सामने पता चल जाता है बाद में, तो फिर वो आपकी बात खराब हो। उससे अच्छा है कि आप पहले ही सब कुछ क्लियर कर दो कि सर यही डेट है, और अपनी एक्सपेक्टेशन भी बता दो। कोई डेवलपर है, आपने देखा है पास में कि बोला 4 साल था लेकिन 2.5 साल में बना दिया, तो उसको ये बात बता दो कि ना सर हमने तो देखा है कि पहले ही डिलीवर कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप इतने टाइम मान के चलो। ठीक है, बट फॉल्स प्रॉमिसेस देना वो गलत सब तो अब खत्म ही है, मार्केट में बहुत कम ही है। अब ऐसा लोग बहुत कम करते हैं, अब नहीं करते ऐसा। क्योंकि सर आप बात कर रहे हो बायर्स कितने ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है, कुछ भी चीज किसी से छुपी नहीं है, राइट? तो अगर बायर स्मार्ट हुआ है, बिल्डर भी स्मार्ट हुआ है, वो अलग अलग पॉलिसीज लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैशबैक्स, EMI वेवर्स। कभी कैशबैक लेके नहीं आते। अच्छा। बिल्डर कैशबैक नहीं देता,
कभी भी बिल्डर आपको क्लियरली, क्लाइंट को क्लियर बोलते हैं कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी ऑफरिंग्स नहीं है। ठीक है। कैशबैक जो ब्रोकर मार्केट है उसमें है, वो लोग देते हैं, बहुत सारी चीजें क्लाइंट मांगते हैं, क्लाइंट बोलते हैं कि डिस्काउंट क्या होगा, तो थोड़ा बहुत कैशबैक देके डिस्काउंट देने में कोई बुराई नहीं है कि आपका रिलेशनशिप है अच्छा, तो उनसे आपने क्लाइंट को डिस्काउंट दे दिया अपने, वो बेसिकली हमारी इनकम है। ठीक है। तो अगर हम अपनी इनकम शेयर करेंगे तो बुरा तो ऑफकोर्स लगता ही है, पर ठीक है, सेल्स है तो उसमें ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है। वो एक रिगार्ड है, और क्लाइंट को भी बहुत लोग अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि हाँ ये तो आपकी इनकम भी हुई, पर ये है कि मार्केट में अब इतना फैल चुका है ना, तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। इतनी आसानी से वो खत्म होगा नहीं, धीरे धीरे ही चीजें चेंज होगी। तो बायर जेन्युइनली अट्रैक्ट होता है, ये ईएमआई वेवर्स हो गए और कैशबैक्स हो गए, इनसे बायर जेन्युइनली ईएमआई वेवर तो कोई है ही नहीं, कैशबैक से बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्लाइंट्स। अच्छा। कैशबैक उसके लिए ये है कि किसी ने 3 करोड़ का घर खरीदा, 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए वापस मिल गए, तो उसको क्या ही बुरा है, उसके लिए तो ठीक ही है। ठीक है। बट ये है कि बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। तो सर अगर कैशबैक को हम नॉर्मल प्रोसेस में समझें तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहता है? लुक, कैशबैक इज समथिंग कि वो एक तरीके से हमारी कमीशन है, राइट? हम लोग एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो बिल्डर हमें उसमें कमीशन देता है, तो वो कमीशन का पार्ट होता है कैशबैक। ठीक है। तो वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरीके से होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, तो वो फिक्स होता है एक अमाउंट। तो वो जब हमें मिलना होता है, जैसे क्लाइंट की, वो बिल्डर का क्राइटेरिया होता है कि हम आपको 30% के बाद या 40% के बाद आपकी कमीशन, जनरल क्राइटेरिया में 40% के बाद कमीशन मिलती है। ठीक है। तो 40% के बाद जब हमें कमीशन मिलती है तो उसमें से हमें क्लाइंट को कैशबैक देना होता है जो भी हमने कमिट किया है। ठीक है। बहुत सारी सेल्स तो इस चक्कर में हमारी रह ही जाती हैं, क्योंकि हम, कोई भी नहीं देना चाहता अपनी इनकम का पार्ट। करेक्ट। कई बार हम मना करते हैं या कम देते हैं, तो क्लाइंट को ऑफर करने वाले बहुत लोग हैं। क्लाइंट को थोड़ा सा ये भी होता है कि जैसे मान लो मैंने क्लाइंट को एक्स अमाउंट कोट किया, किसी दूसरे ने, क्योंकि जब ये सब चीजें चल रही होती है ना, तो मार्केट में सड़क पे कोई लड़का भी खड़ा है तो वो भी सीधे ऑफर कर देता है, कि उसको दिखता है कि मुझे मेरी सेल करनी है कैसे भी। फिर क्लाइंट को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि आप जिससे डील कर रहे हो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो मार्केट में है कब से। आप सड़क चलते ने किसी ने बोल दिया कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, उसकी वो वैल्यू है नहीं है, और दूसरा बंदा सिर्फ 2 लाख रुपए बोल रहा है या 1 लाख रुपए बोल रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। क्योंकि शुरू में क्या होता है कि बिल्डर्स बताते नहीं है कि कई बार कि क्या स्लैब्स हो सकते हैं। ठीक है। तो उस चक्कर में ऐसा मिसकमिटमेंट नहीं करना चाहिए कि पता चला आपने बोल दिए ज्यादा रुपए और आप वो दे ही नहीं पाओ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये एक तरीके का रिगार्ड है जो करना चाहिए, खास लोगों को, अच्छे क्लाइंट्स को देना चाहिए, ताकि आपका रिलेशनशिप भी बने। क्योंकि बिल्डर्स क्लाइंट से रिलेशनशिप बनता है, ये रियल एस्टेट का बिजनेस है, यहाँ पर रिलेशनशिप ही सब कुछ मैटर। और अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो तो उसके बाद उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। आपने आज किसी को बोल दिया एक्स अमाउंट, आप वो नहीं दे रहे हो, फोन नहीं उठा रहे हो, मैं तो ये सब वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन और जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे ही करते हैं, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं। लोग आ जाते हैं कि मैंने 2 लाख बोला उसको, क्योंकि क्लाइंट को कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या पता मिल ही जाए। एग्जैक्टली, यस। वो लेकिन नहीं मिल रहा होता है, तो वो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो आप कहना चाह रहे हो कि ये भी बिल्डर की रेपुटेशन पर डिपेंड करता है? नहीं, बिल्डर का इससे कोई भी लिंक नहीं, कोई लिंक नहीं है बिल्डर का। बिल्डर, क्योंकि बिल्डर कभी नहीं बोल रहा है कि आप किसी को कैशबैक, ठीक है, बिल्डर बोल रहा है इट्स योर इनकम, तो आप अपने पास रखो। ठीक है। अब वो बात अलग है कि आप किसी अपने जानने वाले को या किसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे रहे हो, तो ठीक है, बट ये नहीं होना चाहिए कि उसकी सेल काटने के लिए या दूसरे बंदे की सेल काटने के लिए मैं उसे क्लाइंट को ऑफर कर दूं ज्यादा पैसे, और फिर वो बाद में दूं नहीं, बाद में लोगों को पता चल जाता है। तो लेकिन एक बार में तो नुकसान हो ही जाता है। वो पहली बार में अगर नुकसान हो गया तो फिर वो एक्सपीरियंसेस, और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस खराब होते हैं लोगों के, फिर क्लाइंट का माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, फिर वो हमें भी उसी शक की नजर से देखते हैं। करेक्ट, कि पता चला उसने तो ऐसे ही करा था, तुम भी नहीं दोगे तो क्या हो गया। And that is why client relationship is very important. बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हो कैशबैक की तो वो देना भी चाहिए, या फिर आप नहीं दे रहे हो तो फिर बात ही अलग है। ठीक है। लेकिन आज की डेट में नोएडा में अगर नहीं दे रहे हो तो काम करना बहुत टफ है। ठीक है, बहुत टफ, क्योंकि बिल्डर्स की तरफ से सप्लाई, डिमांड अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी बढ़ रही है, और उस चक्कर में सेल तो करनी है। हाँ, सेल करनी है आपको, तो अपना घर चलाना ही है। करेक्ट। और बिल्डर्स की तरफ से कोई डिस्काउंट होते नहीं है, तो फिर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हमेशा डिस्काउंट की रहती ही रहती है। वो तो इंडियन माइंडसेट है जो कि हमेशा सेम रहेगा भी। ठीक है, रिलेशनशिप के लिए, बट ये है कि जब आपकी एक बार किटी बन जाती है ना और आपको लोग ट्रस्ट करते हैं,
तो फिर ये सब चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी हमने बात की सर, मैं हल्का गवर्नमेंट सेक्टर का भी बात करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल एनबीसीसी के प्रोजेक्ट्स, राइट? आपको लगता है एनबीसीसी टेक ओवर कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को? एनबीसीसी का मैं पूरा प्रोसेस आपको पहले बताता हाँ हूँ कि जी। एनबीसीसी मार्केट में, नोएडा मार्केट में कैसे आया है। आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स होते थे ठीक है। पुराने, वो आम्रपाली जब डिफॉल्ट कर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एनबीसीसी को ठीक है। कि जितने भी होम बायर्स हैं उनके इनकम्प्लीट फ्लैट्स हैं उनको आप कंप्लीट करो। तो ये एग्जैक्टली एनबीसीसी नहीं कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ठीक है। विच इज़ वेरी गुड। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को हायर किया कि आप इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो पुराने। तो आम्रपाली ने क्या कर रखा था कि हर प्रीमियम लोकेशन पे जहाँ जहाँ उसके प्रोजेक्ट्स थे, तो उसने जो प्रीमियम लैंड थी वो पहले से बचा के रखी थी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। कि इसको मैं आने वाले टाइम में लॉन्च करूंगा जब ज्यादा रेट होगा। ठीक है। बट इन बिटवीन वो वहां तक सर्वाइव ही नहीं कर पाए। तो उन लैंड्स को एनबीसीसी अपने तरीके से नए आज के मार्केट को देखते हुए प्रोजेक्ट प्लान करके एनबीसीसी मार्केट में लॉन्च कर रहा है। ठीक है। प्रोजेक्ट्स वो बिल्कुल आज के प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हैं, जो आज का टाइम है उसी तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, वो उन्हीं तरीके के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं वो बिल्कुल। उसमें क्या है कि एनबीसीसी क्या कर रही है, एनबीसीसी डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा है। ठीक है। क्योंकि एनबीसीसी के पास उस तरह का या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं या वो बनाना नहीं चाहते कि इतना कुछ एक एक क्लाइंट की क्वेरी को देखें या कुछ भी करें। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बोला है कि आप बल्क सेल कर सकते हो। ठीक है। तो बल्क सेल एज एन की किसी प्रोजेक्ट में 5 टावर है या 10 टावर है, तो उसमें से आप 2 टावर किसी एक बड़े डेवलपर को दे दो। ठीक है। जो नोएडा में एग्जिस्टिंग डेवलपर्स हैं, जैसे गौर हो गया, एयू रियल एस्टेट हो गया, ये लोग हो गए, अच्छा काम इन्होंने करा है। उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि एनबीसीसी ऐसे ही दे देगा, बैंक गारंटी भी लेता है एनबीसीसी डेवलपर से। क्रेडिबिलिटी बेसिकली देखी जाती है कि अगर, क्योंकि बल्क सेल है, आपने एनबीसीसी ने पूरे के पूरे 2 टावर वो एक एक्स अमाउंट में उस पर्टिकुलर ब्रांड को बेच दिए। ठीक है। तो अब एनबीसीसी को तो पैसे चाहिए ना उसके। करेक्ट। अब वो फिर आगे उसकी, जिसको बेचा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मार्केट में माल बेच पाता है नहीं बेच पाता। अगर वो बेच पाता है बढ़िया है, अगर नहीं बेच पा रहा है तो फिर उसको वो पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे एनबीसीसी को। ठीक है। तो ये है बल्क सेल प्रोसेस। फिर वो डेवलपर आगे सेल करता है, अपना मार्जिन ऐड करता है उसको क्योंकि भाई वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करा रहा है, पूरा अपना सीआरएम है उसका, सब कुछ है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस को डेवलपर की हो जाती है। ठीक है। अब उसमें एनबीसीसी ने क्या कर रखा है कि सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी को दे दिया, कंस्ट्रक्शन के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर वो लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट में ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने बेकार कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। सब बढ़िया नामी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अच्छा काम करते हैं मार्केट में। ठीक है। चाहे वो कैपेसाइट हो, चाहे वो जे कुमार एंड कंपनी हो, डीवी कंस्ट्रक्शन हो, तो सब टॉप लेवल के कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है। एनबीसीसी उसको सारा मैनेज कर रहा है। ठीक है। सेल कोई और कर रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चल रही है। इस केस में क्या है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऐसे है कि क्योंकि इसकी सारी पेमेंट एक तो कोर्ट रिसीवर के अकाउंट में जाती है सुप्रीम कोर्ट को, तो किसी तरह का कोई बिल्डर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ठीक है। तो प्रोजेक्ट तो बन ही रहा है ऑलरेडी, प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी पैसे लग ही रहे, तो बस बिक जाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी दे रखा है, ऐसे करके चल रहा है। तो फ्रॉड और स्कैम्स का तो उसमें कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस ही नहीं है, और बहुत रीजनेबल प्राइस है। क्यों? क्योंकि एनबीसीसी को बहुत ज्यादा मार्जिन रखना ही नहीं है अपने लिए। करेक्ट। उनको सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए जो भी वो लोग कर रहे हैं उसके लिए जो करना है, अदरवाइज वो तो बहुत रीजनेबल रेट पे प्राइस पे माल बेच रहे हैं अपना। ठीक है। और अभी बना अच्छा ही रहे, ऐसा नहीं है कि किसी और डेवलपर के इक्विवेलेंट नहीं है या कुछ नहीं है, सब अच्छा ही है। तो ये इवॉल्व होगा अभी आगे? हाँ, अभी तो मतलब अब तो काफी सारे तो लॉन्चेस हो ही चुके हैं। अभी तो थोड़े बहुत और बचे हैं, लेकिन वो आएंगे अभी। ठीक है, धीरे धीरे। वन लास्ट क्वेश्चन सर, is 2026 going to be the real estate move for Noida? हाँ, यस, 2026 में बहुत अच्छा मूवमेंट है ऑलरेडी, और अभी और आएगा। बहुत सारे ब्रांड्स अभी आने वाले हैं एक्सप्रेसवे के अंदर ही। नोएडा एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 लॉन्चेस ऐसे आएंगे जो ब्लॉकबस्टर होंगे। जैसे अभी लोगों ने जेकब और एली साहब का नाम सुना है, अभी बहुत बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा कुछ होने वाला है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, और उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन उसी तरह के क्लाइंटल भी बढ़ेगा। ठीक है, जो हमें भी उस तरह के लोग मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उसी तरह का ट्रेंड आगे चल के चलेगा नोएडा के ऊपर। All right. So that was an insightful discussion with Mr. Himanshu sir, जिन्होंने हमें बताया कि अगर आप नोएडा में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो वेट मत करिए,
कर लीजिए. दिस इज द मोस्ट राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि नोएडा की प्रॉपर्टी हम सभी जानते हैं इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड एक्सपैंड. सो दिस वॉज द डिस्कशन. आई रियली होप कि आप लोग को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपको ये पॉडकास्ट लगा हो. एट द एंड ऑफ द डे मैं जस्ट यही बोलना चाहूंगी कि सर को फॉलो कीजिए, सर की रील्स को फॉलो कीजिए. ही गिव्स सम अमेजिंग इनसाइट्स ऑफ सम अमेजिंग प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन नोएडा. सो यस, दैट वाज द पॉडकास्ट फॉर टुडे. आपसे मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में. तब तक के लिए खुश रहिए, इन्वेस्ट कीजिए एंड लिव अ गुड लाइफ. थैंक यू.